हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड क्लासेस। आज की शुरुआत हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के एक चैप्टर सॉल्यूशन से करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। बच्चे, जब कभी भी हम कोई सिस्टम लेते हैं या फिर हम कहें अगर सिंपल भाषा में अगर हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो उस सॉल्यूशन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। वो सॉल्यूशन में क्या होंगे, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और हर एक मॉलिक्यूल की क्या होती है, अपनी अपनी एनर्जी होती है। देखो, जिस तरह से एक क्लास में अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो हर एक स्टूडेंट का आईक्यू लेवल, हर एक स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका सेम नहीं होता। कि स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल या उनकी इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली बाकी स्टूडेंट्स से। कुछ स्टूडेंट काफ़ी वीक होते हैं और बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं एवरेज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल क्लास का रिजल्ट लेते हैं तो उस केस में हम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट या एक वीक स्टूडेंट को कंसीडर नहीं करते, उसमें हम ओवरऑल क्लास की कंसीडर करते हैं परफॉर्मेंस को। सिमिलरली, जिस टाइम पे अगर हम कोई भी सोल्यूशन या किसी सब्सटेंस या किसी सिस्टम की बात करते हैं तो हम उस सिस्टम का हमेशा टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई सिस्टम बना दिया, इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये जो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे इन सब की अपनी अपनी एनर्जी होगी। पर अगर मैं बात करूं कि इस सिस्टम की एनर्जी क्या है, तो हमेशा हम इसकी क्या लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो हर एक मॉलिक्यूल की तो इंडिविजुअल रहेगी, पर जब भी हम इसको कंसीडर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब सेम जैसे अगर एक क्लास में एवरेज स्टूडेंट भी हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हैं और डल स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ ना कुछ, पर डल तो कोई होता नहीं है, पर फिर भी चलो हम मान के चलते हैं कुछ स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई में वीक होंगे, ये कह सकते हैं हम। तो उस केस में क्या रहता है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अगर टीचर कोई चीज़ बहुत एलेबोरेट करके पढ़ा रहा है तो उसके को लगेगा कि ये चीज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो उसका क्लास में इतना ध्यान नहीं होगा। अगर हम सिंपल भाषा में बोले ना, वो बच्चा उड़ा उड़ा रहेगा। सिमिलरली, ये जो आपका सिस्टम है, इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी कोशिश क्या रहेगी कि वो सिस्टम को लीव करना स्टार्ट कर देगा, सिस्टम में से निकलना शुरू कर जाएगा और यहाँ से एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो यहाँ से सिस्टम को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे और हमारी क्या स्टार्ट हो जाएगी, एवेपोरेशन। इज़ इट क्लियर? जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है आपके एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, वो मॉलिक्यूल्स क्या कर देंगे, सिस्टम को छोड़ना शुरू कर देंगे और सिस्टम की क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, सिस्टम में एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह से क्या होता है, जिस टाइम जो ज़्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं जब वो सिस्टम को छोड़ देंगे तो सिस्टम की, अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करेंगे, देखो जब एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स सिस्टम को छोड़ दिया तो जो एनर्जी होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। जब एनर्जी डिक्रीज़ करेगी काइनेटिक एनर्जी, तो सिस्टम आपका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कूल। यानी कि आपका सिस्टम में क्या हो जाती है, कूलिंग। सेम वैसे ही जैसे आप एकदम से स्वेटिंग से आते हो तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, अगर आप फ़ैन के नीचे बैठोगे तो आपकी बॉडी से जो स्वेट है वो क्या होना शुरू हो जाता है, एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको वो फ़ैन अगर गर्म हवा भी दे रहा होगा ना, अगर समर्स में बहुत वो गर्म लू भी दे रहा होगा, उस केस में भी आपकी जो बॉडी है उस फ़ैन की हवा से ठंडी हो जाती है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? मुझे लगता है आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से अपना सिस्टम छोड़ रहे थे, ये ऊपर जाके क्या होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। यानी अपर पोर्शन में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक साथ आना शुरू कर जाएंगे। वो मॉलिक्यूल्स फिर आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। उनकी आपस में क्या होना शुरू हो जाएगी, टक्कर, कोलिजन शुरू हो जाएगी होना। और वो मॉलिक्यूल वापस से क्या स्टार्ट हो जाएंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ से मॉलिक्यूल्स ने अपना क्या किया, जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी उन्होंने सिस्टम को लीव करके यहाँ से उनकी एवेपोरेशन शुरू होगी इन द अपर पार्ट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू कोलिजन। जब कोलिजन होगी, दो मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज, वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे और इस साइड से आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, कंडेंसेशन। ठीक है, इधर से एवेपोरेशन हो रही है, यहाँ से वापस से क्या होना शुरू हो जाएगी, कंडेंसेशन। और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी, वो स्टेज जिसमें आपकी जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है, यानी जितनी स्पीड से एवेपोरेशन हो रही है उतनी ही स्पीड से कंडेंसेशन होगी। वो स्पीड या वो टाइम जिस टाइम पे आपका रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन एक बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे ये जो वेपर्स हैं
वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिक्विड पे, उसे हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। गॉट इट? एक बार फिर से समझाती हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा इस सिस्टम में एवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाएगी? एक बराबर। उस टाइम पे जो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिक्विड पे, उसे ही हम क्या बोलेंगे? इसका वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। गॉट इट? आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। और वी कैन से द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, the pressure exerted by the vapors on the liquid at which the rate of evaporation become equals to rate of condensation is known as the vapor pressure of the liquid. Thank you beta, thank you so much.